So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and here we are about to finish the complete postmortem of paper 1 Chemistry 2022 JEE Advanced. ऑर्गेनिक हो गई है पूरी, फिजिकल हमने कर ली डिस्कशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने न्यूमेरिक टाइप डिस्कस की है पिछले वीडियो में। अब हम मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि उम्मीद से थोड़ी बेटर आई है, और मैं बोल सकता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पेपर की थी हर साल के कंपैरिजन में टफ आई है, और ऑर्गेनिक और फिजिकल पे भी अपना कंप्लीट एनालिसिस मैं दूंगा। एनालिसिस ज़रूर देखना आप लोग, और अगर चैनल पे नए हो और अगर जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, मज़ा आ जाएगा आपको। गोल्डन कंटेंट दिया जाता है यहाँ पे इफ़ यू आर अ ट्रू जेईई एडवांस एस्पायरेंट। चलो देखते हैं 9th क्वेश्चन। थोड़ा सा रूटीन क्वेश्चन से अलग है। हर साल जो एमओटी से क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मल से होते हैं। मैग्नेटिज्म पूछता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एक बार एसपी मिक्सिंग पूछा है, वो अच्छा काम किया हुआ है पहले एमओटी से ही। अब ये जो है ना, ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे क्वेश्चन है। लोग जब हम उसको क्लास में पढ़ाते हैं तो लोगों को कभी कभी ऐसा भी लगता है अरे सर शेप्स है, इससे तो क्वेश्चन नहीं आता। तो देखो इस साल आ गया है ना, तो लगता है ऐसा कि अरे यार इससे तो नहीं आता। वही कह रहे हैं, अपने को थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होना पड़ता है। अभी फिजिकल में भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाएं ना, ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाएं। खैर इस साल का ऑर्गेनिक का पेपर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बोल सकता हूँ मैं, ऐसा था। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप देखोगे आने वाले फ्यूचर में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, वो कभी भी किसी भी साल आपको पेपर में दिख सकता है। तो अगर आप ऐसा डीमोटिवेट मत हो कि यार हम इतना पढ़े, आया तो कुछ नहीं, क्या फ़ायदा पढ़ने का, ऐसा कुछ नहीं है यार। पता नहीं इस साल ऑर्गेनिक का पेपर थोड़ा नहीं सेट हुआ है ठीक से, बट आप जैसा पढ़ रहे हैं आप अपनी पढ़ाई को वैसे ही जारी रखिए, ठीक है। कभी भी कुछ भी मिल सकता है आपको पेपर में। इधर उधर लोगों की बातों में मत आओ कि देखो मैं बोला था ना ये कुछ नहीं आता एडवांस में, ऐसा कुछ नहीं है। आप तैयारी अपनी जोर शोर से चालू रखिए, जैसा है वैसा ही। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे 2 पीजेड ऑर्बिटल्स हैं और उनके साथ कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए जा रहे हैं, और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन्स की चर्चा हो रही है। चलो बात करते हैं। 2 पीजेड ऑर्बिटल्स हैं और वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्डिंग। तो हैज अ टोटल ऑफ 2 नोडल प्लेन्स। ये काफ़ी सिंपल है, अब इसमें कोई प्लेन के बारे में पूछा नहीं है कि एक्स वाई प्लेन है कि वाई जेड प्लेन है। आप शेप्स थोड़ा सा देख लीजिए, ये कुछ शेप है, मैं इस तरह से आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ शेप्स हैं, आप देखो, ये तो एस ऑर्बिटल्स के शेप हैं, इसको आप इग्नोर करो, इस पे नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो हमारा है वो पी ऑर्बिटल पे है। देखो ये हो गया तुम्हारा, एक सेकेंड कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। हाँ देखो, ये तुम्हारा मानो प्लस है तो ये माइनस है, तो ये क्या बना, ये बना एंटी बॉन्डिंग। इसको मैं सिग्मा स्टार बोलूँगा। अब यहाँ पे देखो ये प्लस प्लस, अच्छा ये प्लस माइनस को आप फील नहीं कर सकते है ना। क्वांटम मॉडल अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ पा रहे हो कि प्लस माइनस फील नहीं कर सकते, कुछ है प्लस माइनस बहुत ज़्यादा है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन बोल के आपको आप बोल सकते हो उसको, कुछ ऐसा फील नहीं कर सकते कि क्या है वो प्लस क्या है माइनस, मैथमेटिकल है, इंटरफेरेंस है वगैरह वगैरह। तो आप ये देखिए प्लस प्लस एक कंस्ट्रक्टिव सा इंटरफेरेंस, और आपको कुछ ऐसा मिल गया। तो ये आपके पास किसका शेप हो गया, ये हो गया सिग्मा पी का, है ना। पी जेड बोल रहे हो तो पी जेड बोल लो यहाँ पे। ये हो गया सिग्मा स्टार पी जेड का, ये शेप हो गया। यहाँ पे देखो प्लस प्लस लैटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं साइड वाइज, तो ये हो गया तुम्हारा पाई। बॉन्डिंग है तो पाई पी जेड बोल सकते हो आप। एंड ये देखो यहाँ पे, खैर ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, इसको आप उल्टा कर लो। ये प्लस है तो ये माइनस है, कलर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। प्लस है माइनस है, यहाँ माइनस है, ये प्लस है। जब इस तरह से कंबाइन होगा तो ये तुम्हारा जो शेप पे ध्यान दो, कलर को मत देखो, ये जो शेप आपका बन रहा है ये आपका है पाई स्टार, ये है पाई स्टार। कुछ इस तरह से शेप्स होते हैं, अगर आपको शेप में कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हो। नीचे वाले जो एस ऑर्बिटल्स के शेप है वो भी आप देख सकते हो, ये प्लस माइनस, तो ये एंटी बॉन्डिंग, तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा एस स्टार, और ये हो गया तुम्हारा प्लस है तो ये भी प्लस जैसा मान लो, और ये कंस्ट्रक्टिव सा इंटरफेरेंस आया तो ये आया तुम्हारा सिग्मा एस। तो ये मैंने आपको कुछ ऑर्बिटल्स के शेप्स बता दिए, इस तरह से होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है, क्योंकि देखो इस सॉल्यूशन के थ्रू मैं आज भी ये सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ, 2 दिन हो गए, सभी बच्चों ने आंसर की तो देख ही लिया होगा, तो क्यों अपलोड कर रहे हैं।
आप लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बेटर एनालिसिस करें पेपर की अपने तरफ से, और आगे आने वाले बच्चों को भी इसका थोड़ा सा बेनिफिट हो, वो समझ पाएँ कॉन्सेप्चुअली कि क्या गलती है, कैसे अप्रोच करना है, ये मेन मोटिव है। अब आंसर की मैच कराना मोटिव नहीं है, पहले दिन ही बताया था मैंने, वो तो तुरंत ही हो जाता है ना। तो चलो, तो सिग्मा ऑर्बिटल पी की बात हो रही है, उसके सिग्मा ऑर्बिटल के पास 2 नोडल प्लेन है। क्या सच है ये? देखो सिग्मा के पास 2 नोडल प्लेन, हाँ एक नोडल प्लेन यहां दिख रहा है, एक नोडल प्लेन यहां दिख रहा है, 2 नोडल प्लेन है, बिल्कुल सेटिस्फाइड। तो ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है। सिग्मा स्टार हैज 1 नोड इन XZ प्लेन। ये कैसे हो सकता है, आप खुद ही सोचो, मैं बना के बताता हूं। सिग्मा स्टार हमने बनाया कुछ इस तरह से बना ना, सिग्मा स्टार, ये देखो, और नोड है कौन से प्लेन में बोल रहा है ये, XZ प्लेन में नोड है। सिग्मा स्टार कहां बना है हमारा, ये सिग्मा स्टार बना है। अब ये जो तुम्हारा ऑर्बिटल है वो था PZ, तो तुम्हारी ये वाली जो मॉलिक्यूलर एक्सिस भी बोल सकते हो आप इसको, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस भी कौन सी है, Z एक्सिस आपकी मॉलिक्यूलर एक्सिस है। अब ये जब कंबाइन हो रहा है तो क्या ये कभी ऐसा हो सकता है कि XZ प्लेन, दिस इज सपोज X एक्सिस या कोई भी X एक्सिस है, मतलब Z एक्सिस पे तो ऑर्बिटल ही है, तो XZ प्लेन में आपको नोड कहां से मिलेगा भाई, XZ प्लेन में नोड कहां से मिलेगा? जैसे मान लो ये X है और ये Z है, मानो अगर ये X है ये Z है, तो यहां पे जो आपको नोड मिल रहा है, ये वाले जो नोड्स हैं, ये भी नोड है, ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड है, 3 नोड्स हैं। तो ये तीनों ऐसे प्लेन में है ना, ये वाले प्लेन में। तो ये कौन सा प्लेन है, ये XY प्लेन है। आप ध्यान से देखो, प्लेन का अंडरस्टैंडिंग तो आपको होगा, तो कौन से प्लेन में है, XY प्लेन में। और कितने नोड्स हैं इसमें, कितने नोड्स हैं, 3 नोड्स हैं। एक बीच में इधर एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 3 नोड्स हैं। और अगर Z ऑर्बिटल आ रही है तो वो नोड्स कौन से प्लेन में, XY प्लेन में। XY प्लेन में वो नोड्स हैं, तो सिग्मा स्टार XZ ये गलत हो गया। पाई ऑर्बिटल हैज 1, देखो पाई बोला है मतलब पाई बॉन्डिंग की बात हो रही है। 1 नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस एंड गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। पहले इस पॉइंट को एनालिसिस करते हैं, परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस से क्या मतलब है, मॉलिक्यूलर एक्सिस मतलब जिस एक्सिस के अलोंग आप उन 2 ऑर्बिटल्स को एक दूसरे की तरफ अप्रोच करा रहे हो, वो है तुम्हारा मॉलिक्यूलर एक्सिस। किसकी बात कर रहा है, ये पाई की बात कर रहा है। तो चलो देखते हैं, पाई की बात हो रही है तो ये ऊपर वाले की बात हो रही होगी, सॉरी ये पाई की बात हो रही है ना, तो ये ऊपर वाले की बात हो रही है, मतलब ये पाई बॉन्डिंग, इसको फोकस करो, इस पे फोकस करो। तो अब आप खुद ही देखो, ये मानो हमने क्या माना है, ये तुम्हारा X है क्योंकि ये तो PZ ऑर्बिटल है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अलोंग Z रहेगी, ये तुम्हारी PZ है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है बट बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं। ये तुम्हारा Z है, ये तुम्हारा X है मान लो, तो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस कौन सा हुआ, X हुआ ना। अलोंग द X एक्सिस दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो जब ये ऐसे अप्रोच कर रहे हैं तो ये कुछ आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के बाद आपका ऑर्बिटल कुछ ऐसा बना है। तो तुम्हारा ये जो प्लेन है ना, ये वाला, ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर, सॉरी ये तुम्हारा नोडल प्लेन है, आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द नोडल प्लेन एंड इफ दिस इज Z एंड दिस इज X, तो ये सामने वाला जो है वो Y है। तो क्या ये XY प्लेन नहीं है, ऑब्वियसली दिस इज XY प्लेन, दिस इज XY प्लेन, जो आपका नोडल प्लेन है वो XY प्लेन है। क्या ये, अब क्या स्टेटमेंट क्या बोल रहा था यहाँ पे, स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, पाई ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ना ना, कहां से हो जा रहा है, परपेंडिकुलर कहां है मॉलिक्यूलर एक्सिस के, मॉलिक्यूलर एक्सिस आपका X है और ये जो प्लेन है XY प्लेन, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस को कंटेन कर रही है, परपेंडिकुलर कहां से हो जाएगी, बकवास है ये बिल्कुल। तो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट चॉइस। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन XY प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। पाई स्टार की बात हो रही है, XY प्लेन में एक नोड है, ऐसा पूछ रहा है। चलो पाई स्टार की बात करें, ऊपर वाले इसकी बात करें, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला है, देखो पाई स्टार, ध्यान से देखते जाओ, बिल्कुल ऊपर वाला ये पाई स्टार है। तो तुम्हारा ये जो हुआ, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस मान लो इसको X, दिस इज सपोज X मॉलिक्यूलर एक्सिस एंड दिस इज Z, दिस इज Z। जब ये आया
तो नॉडल प्लेन्स भी आए। कौन कौन से नॉडल प्लेन? देखो, एक तो ये वाला नॉडल प्लेन आपको दिख रहा है, ये वाला। अब ये कौन सा प्लेन है, समझ पा रहे हो? ये कौन सा प्लेन है? अगर आप 3D थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा z है, सामने वाला तुम्हारा क्या हो गया y, तो ये हुआ तुम्हारा xy प्लेन। हाँ, ये xy प्लेन है कि नहीं है? बिल्कुल है, ऑब्वियसली xy प्लेन है वो। अच्छा, एक और नॉडल प्लेन दिख रहा है अपने को, देखो बीच में ये भी नॉडल प्लेन दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस। ये भी नॉडल प्लेन दिख रहा है। ये कौन सा प्लेन हुआ यार, अगर आप देख पा रहे हो तो? ये कौन सा प्लेन हुआ? सामने की तरफ है तो y तो है ही, और ऐसा वर्टिकल है तो z भी है, तो ये yz प्लेन भी जो है वो भी आप बोल सकते हो कि एक नॉडल प्लेन है जरूर एंटी बॉन्डिंग के वक्त। दिस yz प्लेन इज ऑल्सो द नॉडल प्लेन। बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करा है मैंने इस क्वेश्चन का। अगर आपके पास बुद्धि होगी तो आपको मजा आएगा और समझ में भी बेटर आएगा। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। दो नॉडल प्लेन्स हैं, एक xy प्लेन है और एक yz प्लेन दिख रहा है, और यहां पे क्या कहा जा रहा है? पाई स्टार हैज वन नोड इन xy प्लेन। xy प्लेन में एक नोड है, हाँ बिल्कुल है, कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। क्या वो मॉलिक्यूलर एक्सिस को भी कंटेन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है ना, एक्स एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस है, तो हाँ उसको भी कंटेन कर रहा है। सो यस, अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए एंड डी। अगर आपने एग्जाम में इसको बनाया है तो यू हैव डन अ गुड जॉब, अच्छा काम किया आपने, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से फिनिश करना एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, और अगर आपने किया है तो आप एक्सपर्ट हो, आप चैंपियन हो। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सरफेस केमिस्ट्री। पता नहीं क्या लगाव है सरफेस केमिस्ट्री से IIT JEE को, घटिया घटिया से क्वेश्चंस आते रहते हैं हर साल, आज भी आए हैं। चलो देखो, कुछ ग्राफ राफ ही पूछ लेता ज़्यादा बेटर होता। NCERT की लाइंस हैं, क्या ही बोलूँ इसमें, मैं आंसर बता देता हूँ बस। केमिस ऑप्शन यूनिमॉलिकुलर लेयर बनाती है, ऑब्वियसली केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं तो लेयर बाय लेयर तो बनते नहीं है, फिजिक्स ऑप्शन में होता है ऐसा। तो यूनिमॉलिकुलर लेयर बनाती है, हाँ बनाती है। इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फिजिक्स ऑप्शन इज इन द रेंज ऑफ दिस, नहीं ये भी NCERT की लाइन है। इतना ज़्यादा अगर रेंज हो गया तब तो एक केमिकल बॉन्ड बनता है। वॉन्डर वॉल इंट्रैक्शंस जो होते हैं वो लगभग 80 किलो जूल या फिर उससे कम के रेंज में होते हैं जब वो फिजिक्स ऑप्शन कर रहे होते हैं, वॉन्डर वॉल अट्रैक्शंस जब करते हैं। ये तो ठीक ठाक केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, ये भी फैक्ट है, आपको NCERT से मिलेगा। तो फिजिक्स ऑप्शन में ऐसा होता है ना, गलत बात है। केमिस ऑप्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, कैसे हो सकता है यार? केमिस ऑप्शन में बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी रिलीज होगी, ऑब्वियसली बकवास ऑप्शन है ये। लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर्स फिजिक्स ऑप्शन प्रोसेसेस। अब देखो फिजिक्स ऑप्शन प्रोसेस जो है, आप अगर टेम्परेचर लो करोगे, क्योंकि है तो फिजिक्स ऑप्शन एक्सोथर्मिक ही है ना, तो एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर लो करोगे तो फेवर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो द करेक्ट चॉइस। मेरे को लगता है पूरे पेपर का सबसे आसान कोई क्वेश्चन रहा होगा तो यही रहा होगा, ए एंड डी आर द करेक्ट चॉइसेस। चलो अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम मेटलर्जी। और मेटलर्जी किसकी? सबसे फेमस एल्यूमिनियम की। मेटलर्जी से कंपैरेटिवली आसान सवाल आया इस साल। मेटलर्जी जब हम पढ़ते हैं तो बच्चों को सबसे पहले बोलते हैं भाई एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई यही कहता है एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, इवन 10th में भी एल्यूमिनियम की मेटलर्जी ठीक ठीक पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो बस वही है, देख लो क्या बोला जा रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट और द रिएक्शन ऑफ Al2O3 बॉक्साइट विथ कोक एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 2500 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप एलिंघम डायग्राम देखते हो तो आपको ये फीलिंग आती होगी कि हाँ, जब हम कार्बन का इसके साथ रिएक्शन कराएं एट अ टेम्परेचर ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ दैट मच ओनली, 2500 से ऊपर का टेम्परेचर अगर हम कार्बन के साथ इसका रिएक्शन कराएं तो वी मे गेट दिस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमको मिल सकता है ऑन पेपर। जब हम एलिंघम डायग्राम को एक्सट्रापोलेट करके अगर देखें तो थर्मोडायनेमिकली पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन क्या ये सच्चाई में ऐसा कराया जाता है प्रैक्टिकली? 2500 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर देते हैं, इतना फ्यूल बर्न करा जाएगा कभी ना? ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी थर्मोडायनेमिक एक्सट्रैक्शन ऐसा नहीं कर सकते कि जिसमें आप 2500 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर देना पड़े। तो ये बिल्कुल सरासर गलत ऑप्शन है। अगर कोई बच्चा इसको मार्क करके आया है तो उसने पाप किया है बहुत बड़ा, ये बात समझ लो आप। नहीं हो सकता ऐसा, प्रैक्टिकली कभी नहीं होता ये, ठीक है। हाँ, थर्मोडायनेमिकली आप देख सकते हो कि ऑन पेपर एलिंघम डायग्राम से ये हो सकता है, आप देख सकते हो डेल्टा जी वगैरह आपको दिख जाएगा उसका नेगेटिव होता हुआ।
देन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एल्यूमिनेट बाय पासिंग CO2 गैस टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड एल्यूमिना। देखो प्रोसेस क्या था, लीचिंग पढ़ा है ना आपने, लीचिंग। तो लीचिंग में करते क्या थे, लीचिंग में पहले आपने एल्यूमिना लिया होता था Al2O3 विथ इम्प्योरिटीज, ये रहते थे। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, सबकी कॉपी में लिखा होगा, तो बस मैं आपको ऊपर से बता दे रहा हूँ कि क्या है। Al2O3 और इम्प्योरिटीज रहती हैं। अब Al2O3 सिंस एम्फोथेरिक होता है और इसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, एक्सेप्ट सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है जो आप नॉन मेटालिक बोल सकते हो। तो SiO2 को रहता है, उसको साइड करते हैं, और जो टाइटेनियम ऑक्साइड्स और आयरन ऑक्साइड्स की इंप्योरिटीज रहती हैं इसमें शुरुआत में, जब हमने ओर को हम साफ कर रहे हैं, अभी लीचिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहां जब हम NaOH डालते हैं ना, तो सिर्फ Al2O3 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ SiO2 भी कुछ अमाउंट में रिएक्ट करता है, फिर आगे चल के वो अलग हो जाता है, वो बात अलग है। अभी सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब बात करते हैं तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, दिस AlO2, ऐसा कुछ। और फिर इसमें जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे होते हैं तो जो एल्यूमिना है AlOH होल थ्राइस करके प्रेसिपिटेट हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे AlOH होल थ्राइस करके ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। AlOH होल थ्राइस करके ये प्रेसिपिटेट हो जाता है अलॉन्ग विथ सोडियम कार्बोनेट, अलॉन्ग विथ सोडियम कार्बोनेट, ये इस तरह से प्रेसिपिटेट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये कुछ प्रोसेस है। उसके बाद आप क्या करते हो, इसको उसमें डालते हो, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वस सोल्यूशन की तो करा नहीं सकते इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या किया जाता है, मोल्टन Al2O3 भी, मोल्टन एल्यूमिना की भी इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, टेम्परेचर ऑफ 2050 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, इतनी हाई टेम्परेचर होती है, उसकी मेल्ट करने में उसको इतना हाई टेम्परेचर लग जाता है। तो क्या किया जाता है, फिर एक चमत्कार होता है जिसमें हम क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार हमारा कैल्शियम फ्लोराइड होता है, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट यही दिया हुआ है Na3Al(F6), क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार के मिक्सचर में जब एल्यूमिना को डाल देते हैं, उसमें घोल देते हैं, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट चमत्कारी रूप से कम हो जाती है। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो उसको समझाने की कोशिश करती हैं क्यों हो रहा है, मैं बताऊं उसका कोई मतलब नहीं है, आपको बस समझ लो चमत्कारी रूप में वो कम हो जाती है, 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, एल्यूमिना का AlOH होल थ्राइस का मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। अब क्या कर सकते हो, अब बहुत ईजिली उसको आप इलेक्ट्रोलाइज करा सकते हो, जैसे नॉर्मल रॉक सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, रॉक सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट लगभग उतना ही होता है 800,000 के आसपास, तो उसका तो आप फ्यूज्ड स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस करा के आप उसका सोडियम डिपोजिशन करा लेते हो, वैसे यहाँ भी करा लो। तो क्या होगा, आपका कैथोड में एल्यूमिनियम +3 जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन लेके, अब बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा और इधर आपका जो ऑक्साइड आयन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन में, शायद 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो ऑक्सीजन है अब क्या करेगा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो रॉड्स होती हैं आपकी वो ग्रेफाइट की होती हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, ग्रेफाइट मतलब प्योर कार्बन मान लो आप, तो अब वो कार्बन है, कार्बन है और ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। यहां भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता देता हूं, आपको ये बात ऑब्वियसली पता होनी चाहिए, पता होगी तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कि अगर टेम्परेचर रफली 800 डिग्री है, रफली बोल रहा हूं मैं, ठीक है, रफली 800 डिग्री या इससे ऊपर है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन जो होता है वो ज्यादा फेवरेबल होता है, फैक्ट की तरह ध्यान रखना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिकली दिखा सकते हैं बट फैक्ट की तरह ध्यान रखो, ज्यादा अच्छा है। 800 डिग्री या उससे थोड़ा ऊपर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन ज्यादा बेहतर होता है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू CO2 इसका फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल होता है। अब आप अगर मैं बात करूं, जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो अंदर का टेम्परेचर तो हमने मेंटेन करके रखा हुआ है 900 डिग्री के आसपास, तभी वो क्या हुआ है, तभी वो मेल्ट हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट बताया मैंने आपको 900 डिग्री के आसपास गिरता है। तो जब ये ग्रेफाइट रॉड ऐसा डला हुआ है, जब यहाँ पे जो गैस बनी होगी, तो यहां जो गैस बनी होगी वो मेरे हिसाब से CO होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो भी 800 डिग्री से ऊपर है। लेकिन जब ये गैस ऊपर आ रही होगी ना, तो ऊपर तो थोड़ा ठंडा एटमॉस्फेयर है, और आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इधर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो जब CO ऊपर आई होगी तो अल्टीमेटली यहां से किस रूप में निकलेगी, CO2 के रूप में निकलेगी। 2020 में भी इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल आया था, CO और CO2 पे, अगर आप देखोगे पेपर तो आपको दिखेगा। हाँ, तो यहां पे CO2 निकल रही होगी, अच्छी बात है।
तो मेन मेरा काम है आपको हर क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस देना, एकदम पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम हर क्वेश्चन का। भले थोड़ा सा लेट हो रहा है लेकिन यार ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, उस अंदाज में मैं आपको चीज़ों को दे रहा हूँ। तो अब कर लें, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिना विद कोक, वैसे ही बकवास है, बता दिया। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एल्यूमिनेट बाय पासिंग CO2 प्रेसिपिटेट, बिल्कुल अभी बताया, सही है। द डिसोल्यूशन ऑफ Al2O3 इन हॉट एक्वस NaOH, हाँ शुरू में डालते हैं ना, जो लीचिंग करा रहे थे इंप्योरिटीज वाला बताया, हाँ डालते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मिक्स्ड विद दिस टू गिव एल्यूमिनियम एंड CO2 मान लो कि वो निकल रहा है तो CO2। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं करना है कि CO हो सकता है कि CO2 हो सकता है, CO दे देता तो भी मान लेते, CO2 दिया है तो भी मान लो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कि B, C and D, these are the 3 करेक्ट चॉइसेस, ये करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू मी। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोर देन 1 करेक्ट इनऑर्गेनिक का खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पूरे पेपर में सबसे मज़ेदार क्वेश्चन अगर बोलूँगा तो क्वेश्चन नंबर 12 है। गलतियाँ बहुत हुई होंगी इसमें, लेकिन मज़ेदार बोल सकता हूँ, कोई कॉन्सेप्चुअल या फिर कुछ ऐसा नहीं है, शुद्ध आपको रटा हुआ ज्ञान है। अगर है तो आपको बन जाएगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते, दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है। वही है, रटा हुआ ज्ञान है इनऑर्गेनिक का, पता है तो पता है। गैलेना के साथ HNO3, अब देखो HNO3 वैसे ही बड़ा डाउटफुल होता है। मेटल्स के साथ जब ये मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है, अपने कंसंट्रेशन के हिसाब से गैसेस देता है, कभी NO2 दे देता है, कभी वेरी डाइल्यूट है, कभी कुछ दे देता है, कभी N2O दे देता है, कभी अमोनिया दे देता है, कभी NO दे देता है, कुछ भी हो जाता है। मेटल्स के साथ आपने पढ़ा होगा, अलग अलग डाइल्यूशन के साथ, अलग अलग मेटल्स के साथ अलग अलग देता है। बहुत ज़्यादा उटपटांग बिहेवियर दिखाता है ये HNO3। खुद के जो ये ऑक्साइड्स बनाता है ना, इसके पास बहुत बड़ा कुशन है भाई, बहुत सारे ऑक्साइड्स बना सकता है, तो ये कुछ भी बनाता है, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है। अब बात आती है कि यहाँ क्या करेगा। कंसंट्रेशन भी देखो मेंशन नहीं है कुछ, तो बच्चों को थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि क्या माने कंसंट्रेशन। तो ऑब्वियसली आपके मन में 2 डाउट होंगे यहाँ पे एग्जाम देते वक्त, या तो NO या तो NO2। अब आपको मैं बताऊं कि ये PBS की जब बात होती है, जब ये PBS गैलेना एकदम शाइनी ब्लैक कलर का होता है, जब इसको ये ऑक्सीडाइज करता है तो ये खुद NO में जाता है। ये कैसे पता चलेगा सर हमको? अगर पढ़ा है, फ्रेशली कभी पढ़ा है, एकदम से दिमाग में है तो बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला है, ठीक है। अदरवाइज नहीं बनने वाला है। आप NO और NO2 में कंफ्यूज रहोगे, तो जब आप NO और NO2 में अगर कंफ्यूज हो, और मेरे को लगता है इस क्वेश्चन पे ना थोड़ा बहुत हो सकता है कंट्रोवर्सी भी हो जाए, क्योंकि ये NO और NO2 ऐसी चीज़ है कि NO यही अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के पास आ जाए जब ट्यूब से निकल रहा होता है, तो ये NO2 बन जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बन भी जाती है, तो हो सकता है NO2 बन जाए। लेकिन अब यहाँ पे पूछा कुछ इस तरह से जा रहा होगा कि रिएक्शन कंडीशन में जब रिएक्शन हुआ है तब क्या बना है। बनता NO है, बहुत स्पेशल रिएक्शन है, रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, बट वही है, थोड़ा डाउटफुल बच्चों को लगता है। हाँ, ऑब्वियसली आंसर वो लोग NO ही देंगे इसका, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। PBS को जब आप HNO3 के साथ, मैं रिएक्शन थोड़ा बता दे रहा हूँ फेवर में, और भी कुछ एक्सटेंशन बता दे रहा हूँ इस रिएक्शन का आपको। इसमें ना देखो, लेड तो ऑक्सीडाइज होता नहीं है, सल्फाइड ऑक्सीडाइज होता है। अच्छा देखो, सल्फाइड ऑक्सीडाइज होता है तो क्या फिर हमेशा सल्फाइड जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो NO ही बनाएगा? ऐसा भी नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब ऑक्सीडाइज करता है, ये वहाँ भी सल्फर देता है HNO3, लेकिन उस समय NO2 देता है। तो बड़े एक्सेप्शनल हैं, एक एक स्पेशल केसेस की तरह, आपको पता है तो पता है। अगर कोई ये बोल रहा है कि इसके पीछे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसा है, वो झूठ बोल रहा है, गलत बात है। ये शुद्ध रटा हुआ ज्ञान है, अगर आपको है तो ठीक है, नहीं तो आपको नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो भी बता दे रहा हूँ, पार्शियल मार्क्स लेके निकल सकते थे इसमें, -2 कराने से अच्छा पार्शियल 1 लेके निकल जाते तो सेफर ऑप्शन होता। PBS HNO3, तो ये सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है सल्फर में, नाइट्रेट आयंस थोड़े बहुत रहेंगे सॉल्यूशन में, और नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होगा, NO में रिड्यूस हो रहा है, ऐसा कुछ। और लेड तो रहेगा ही, ठीक है, लेड +2 ऐसे ही रहेगा। अब एक बात और है कि अगर और फर्दर इसको बॉईल करोगे ना, ये कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ होता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम डाइल्यूट सा HNO3 लेके कर रहे हो आप काम। और उसके बाद फर्दर और अगर आप इसको बॉईल करते हो ना, तो जो सल्फर है जो जमा हुआ है नीचे, वो भी फर्दर सल्फेट में चला जा सकता है। सल्फर जो जमा हुआ है वो फर्दर HNO3 के साथ और आप बॉईल करते हो ना, तो ये सल्फेट में चला जा सकता है।
सल्फेट में चला जाएगा। और हाँ, स्पेशल बात ये है, यहाँ भी जो गैस रिलीज होगी ना वो NO होनी चाहिए। यहाँ भी जो गैस रिलीज होगी वो NO होनी चाहिए। सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है नाइट्रिक एसिड। ये खैर नॉन मेटल्स के ऑक्सीडेशन में शायद आप पढ़ते भी होंगे। फिर जो सल्फेट बना, ये लेड सल्फेट था, गैलेना। तो जो लेड +2 आयन है वो सल्फेट के साथ व्हाइट PPT बना सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दिस विथ सल्फेट ये व्हाइट PPT बना सकता है PbSO4 का। तो ये कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है। अब NO NO2 में कंफ्यूजन है। तो देखो पैरामैग्नेटिक तो सेफ ऑप्शन है, मैं वही कह रहा था, सेफ ऑप्शन है, दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, तो इतना तो मार दो। बेंट, NO2 बेंट है, NO बेंट नहीं है। यहां आंसर NO है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। एसिडिक ऑक्साइड, NO2 एसिडिक है, NO न्यूट्रल है, तो यहां हमारा आंसर NO है, इसलिए ये आंसर नहीं है। कलरलेस है, NO2 ब्राउन कलर्ड है, NO जो है वो कलरलेस है, तो क्या ये आंसर है हमारा? हाँ है। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी A एंड D। कंफ्यूजन है, एग्जाम में अगर कंफ्यूजन आता है ऐसे क्वेश्चन में, तो मेरा आपके लिए ओपिनियन यही रहेगा, आप सेफ खेला करो और पैरामैग्नेटिक मार के आ जाओ, ठीक है, +1 लेके खुश हो जाओ। क्योंकि कंफ्यूजन आप दिमाग लगा के नहीं कर सकते इसको सही। इसमें वही है कि आपको ऐसा ऐसा करके 50-50% पॉसिबिलिटी है, लग गया तो लग गया, नहीं तो गए। ठीक, ओके। तो हमारी इनऑर्गेनिक की मोर देन 1 करेक्ट भी खत्म होती हुई। आई होप आप सॉल्यूशंस एंजॉय कर रहे होगे, आपको अच्छा लग रहा होगा देख के, और थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल रहा होगा आपके आंसर से रिलेटेड। और 23 वाले बच्चे जो है वो भी देखें एनालिसिस और समझें कैसा पेपर आता है, कैसे अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम हमने एंड कर दिया है पेपर। अब 2 मैट्रिक्स मैच तो नहीं था, मैचिंग टाइप क्वेश्चन जो आए थे इनऑर्गेनिक के, बस उसकी डिस्कशन बाकी है, वो भी अब करते हैं।